सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, इससे ठीक पहले के अपने वीडियो में मैंने आप सबसे चुनाव प्रक्रिया को कैसे समझा जाए इसके स्ट्रक्चर की बात की थी, यानी कि मूलभूत ढांचे की बात की थी। इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस विषय को पूरा ही कर लिया जाना चाहिए और ये बहुत अच्छा समय है क्योंकि चुनाव शुरू होने वाले हैं। यदि आप इसके स्ट्रक्चर को समझ लेंगे, इसके मूलभूत चरित्र को अगर जान लेंगे, तो पूरे के पूरे चुनाव को समझ लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उससे भी बड़ी बात कि आपके लिए बहुत मजेदार हो जाएगा और उससे भी बड़ी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की क्षमता आप में पैदा हो जाएगी। और फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 वर्षों तक अगर चुनाव पर कोई भी प्रश्न पूछा गया तो वह प्रश्न सही होने से बच नहीं पाएगा, आप उसे सही ही करके आएंगे। और मेरी यह मान्यता है कि सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी की इसी तरह से जानी चाहिए और हम जैसे लोग जो कराने का दायित्व लिए हुए हैं उन्हें कराया भी इस तरीके से जाना चाहिए। राइट? तो आइए ध्यान दीजिए कल की बातों पर। मैंने इसमें बताया था आपको कि जो स्टेक होल्डर्स है वो 4 तरह के स्टेक होल्डर्स है। उसके सबसे टॉप पर है चुनाव आयोग, उसके बाद आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। जी हाँ, हमें सेकंड नंबर पर पॉलिटिकल पार्टीज को रखना होगा क्योंकि केंद्र में पॉलिटिकल पार्टीज ही है। पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो चुनाव कैसे होंगे? वही सरकार में आएंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज। इसके बाद चुनाव को कंडक्ट करने की जो जिम्मेदारी है, यानी कि जमीन पर उतारने की व्यवस्था करने की जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर है? एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, जिसे आप अपनी सहूलियत के लिए गवर्नमेंट कह सकते हैं। और जो सरकार चुनने वाले हैं वो कौन है? वो मतदाता है, आप और हम हैं। राइट? ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। जब हम व्यवस्थाओं की बात करते हैं, या बहुत सिंपल शब्दों में कह लीजिए कि जब हम आचार संहिता की बात करते हैं, तब हम इन चारों के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। नो डाउट कि इसमें जो इलेक्शन कमीशन है वो चुनाव संहिता से अलग है। उसके पास अपने नियम कायदे हैं, वो अपने संवैधानिक दायित्वों से, नियम कायदों से बंधा हुआ है। इसीलिए मैंने आप सबसे कहा था कि बेहतर होगा कि आप जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है इसे पढ़ लें और साथ ही साथ बकायदे चुनाव आयोग के क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, कैसे उसका गठन होता है, फिर बकायदे जो हमारा संविधान है इसके बारे में क्या बातें कहता है, इन सब पर अगर आपकी पकड़ थोड़ी सी बन जाएगी तो चीजों को समझने में आसानी होगी। अब आइए हम चारों को देखते हैं। टॉप पर है चुनाव आयोग। इसकी जो जिम्मेदारी है वह यह है कि वो चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कंडक्ट करे, शांतिपूर्ण तरीके से कंडक्ट करे, उसका निर्देशन करे और उसे नियंत्रित करे। राइट? इसके लिए स्वाभाविक है कि कानून बना करके उसे अधिकार दिए गए ताकि वो अपने दायित्वों का निर्वाह कर सके। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा कि जो चुनाव आयोग है वो सुप्रीम है। इस एक लाइन को आप अपने दिमाग में रख लीजिए, जो चुनाव आयोग है वह सुप्रीम है, सब कुछ वही करेगा। यहां तक कि चुनाव से संबंधित अगर किसी को कोई शिकायत होगी तो याद रखिए कि वो कोर्ट में नहीं जाएगा। चुनाव आयोग ही चुनाव के मामले में न्यायालय भी है, इतना सुप्रीम है। यह तथ्य आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। यदि मैंने यह तथ्य आपको दिया है, एक तथ्य कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम और वो कंडक्ट करने वाली एजेंसी, अब ये कंडक्ट करेगी, पूरे देश में चुनाव कराने हैं। सोचिए, इतना बड़ा हमारा देश, 540 संसदीय क्षेत्रों के लिए चुनाव कराना है, लाखों मतदान केंद्र होंगे, हमारे पास इतने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, इतनी पॉपुलेशन है, अलग अलग तरह के क्षेत्र हैं, पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान भी है, क्या क्या नहीं है, वहां चुनाव कराना है। तो चुनाव कराने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? नो डाउट मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। देखिए, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। मेरी बातें अभी आपको बड़ी उथली उथली सी लगेंगी कि यार ये सर क्या कह रहे हैं, क्या हम ये नहीं जानते हैं? नहीं, आप जानते हैं, लेकिन उस तरीके से शायद न जानते हो जिस तरीके से जानना चाहिए, क्योंकि मैं आपको लिंक बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके आधार पर आप कैसे निष्कर्ष निकालते चले जाएंगे। आपको ध्यान होगा कि कल मैंने आप सबसे कहा था कि थोड़े समय के लिए आप अपने को इलेक्शन कमिश्नर मान लीजिए और ये सोचिए कि मुझे ये दायित्व दिया गया है और आपको अपना यह दायित्व निभाना है, तो आप कैसे निभाएंगे? तो बहुत से पॉइंट्स आप निकाल लेंगे और मजेदार बात यह है कि जो आप पॉइंट्स निकालेंगे उनमें से ज्यादातर बिल्कुल सही होंगे और यही क्षमता चाहिए सिविल सर्वेंट बनने के लिए। तो दोस्तों, अब फिर से एक मेरा प्रश्न है, सोचने की कोशिश कीजिए, और वो ये कि पूरे देश में आपको चुनाव कराना है और आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक दलीय आयोग है जो आप ही है, तो आप इसके लिए मशीनरी कहां से लाएंगे? कौन सी मशीनरी आपके पास होगी? क्योंकि चुनाव आयोग का तो एक दफ्तर है, आप चले जाइए, आप पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आपको एक दफ्तर मिल जाएगा, निर्वाचन सदन, बहुमंजिला बिल्डिंग है, उसमें लोग बैठे हुए हैं, कितनी संख्या होगी?
1000-2000, तो क्या वो पूरी की पूरी मशीनरी की जरूरत को पूरा कर लेंगे? और अगर वो राज्यों में आकर के, निर्वाचन केंद्रों में जाकर के मशीनरी की जरूरतों को पूरा करेंगे तो दफ्तर का क्या होगा? क्योंकि वहां भी उन्हें उतना ही सक्रिय रहना है। तो ये मशीनरी कहां से आएगी? नो डाउट कि जवाब आपके पास है, और वो जो बिल्कुल सही जवाब है कि जो मशीनरी है वो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, राइट? अब ये जो प्रशासन है, इसको आप मेरे उस वाक्य से जोड़ दीजिए कि चुनाव आयोग सुप्रीम है। अब फिर से मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं कि आप ये बताइए, थोड़ा सा सोच लीजिएगा कि अलग अलग राज्य हैं हमारे पास इतने, तो प्रशासन की प्रणाली तो बिल्कुल वही होगी। आप मशीनरी के सिस्टम में चेंज नहीं करें, क्योंकि चेंज करके, शिफ्ट करके और फिर उन्हें ट्रेन करके और व्यवस्था करा पाना आसान नहीं होता है। तो सिस्टम तो उसी तरह से काम करेगा। हमारे पास राज्य है, जो आप विभाजन करेंगे, राज्य उन इकाइयों को बांट देंगे, फिर राज्य के नीचे हमारे पास जिले हैं, इस तरह से इकाइयां बटी रहेंगी। सिस्टम इसी तरह का रहेगा। तो चुनाव आयोग को जरूरत होगी कि भाई हर एक राज्य की जिम्मेदारी एक एक व्यक्ति को दी जाए, फिर हर जिले की जिम्मेदारी एक एक व्यक्ति को दी जाए कि वो अपना संभाले। तो अब मेरे दो प्रश्न आपके सामने हैं। पहली बात कि चुनाव आयोग राज्य की जिम्मेदारी किस व्यक्ति को देगा? और याद रखिए कि ये जो व्यक्ति होगा ना तो पॉलिटिकल पार्टी का होगा। पॉलिटिकल पार्टी का होगा तो आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकते, है ना? और न ही कोई प्राइवेट व्यक्ति होगा, भले ही वो पॉलिटिकल पार्टी का न हो, लेकिन प्राइवेट पर्सन्स भी होते हैं जो बड़े योग्य होते हैं। नहीं, ये जो व्यक्ति होगा वो गवर्नमेंट का होगा। याद रखिए, प्राइवेट को वो इंक्लूड नहीं करेगा इसमें, ये दायित्व तो नहीं सौंपेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट का व्यक्ति है वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, वो रिस्पॉन्सिबल है जवाब देने के लिए, वो गवर्नमेंट का व्यक्ति होगा। ठीक है, तो स्टेट की जिम्मेदारी चुनाव आयोग किसको देगा? एक ही व्यक्ति को देगा, 10 को नहीं देगा। 10 से बात करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, चीजें उलझ जाए। एक व्यक्ति को सौंपेगा कि भाई अपने राज्य की जिम्मेदारी आप संभालिए, हम आपको आदेश देंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हमें कोई जानने की जरूरत हुई तो आप संभालिए। तो वह एक व्यक्ति कौन हो सकता है? दूसरी बात, जिले की जिम्मेदारी। तो जिले की जिम्मेदारी किसको देगा? मेरी समझ से उत्तर आपके दिमाग में बिल्कुल आ गया होगा, और मैं समझता हूं कि वो सही उत्तर होगा यदि आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया है। तो राज्य की जो जिम्मेदारी देगा वो राज्य के चीफ सेक्रेटरी को देगा, और ठीक इसी तरह से जो जिले की जिम्मेदारी है वो कलेक्टर को दिया जाएगा, राइट? याद रखिए, ये जो चीफ सेक्रेटरी है वही है जिसे चीफ मिनिस्टर ने अपॉइंट किया था, कलेक्टर भी वही है जिसकी नियुक्ति पहले की गई थी। लेकिन अब फिर से एक प्रश्न है कि चुनाव आयोग सुप्रीम है, यानी कि अब जितनी भी ये प्रशासनिक मशीनरी है, इस पर किसका अधिकार है, किसका कंट्रोल है? चुनाव आयोग का। राज्यों में अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर और जो मंत्री हैं वो अपना नियंत्रण प्रशासन से इस रूप में खो चुके हैं। अब चुनाव आयोग के आदेशों का पालन करेंगे। यहां तक कि जो स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर हैं वे किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। यदि उन्हें ये जरूरत महसूस होती है कि ये स्थानांतरण किया जाना चाहिए, तो मजेदार बात देखिए कि उन्हें इसके लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी। और यदि चुनाव आयोग को लगता है कि नहीं, ये जो अधिकारी है ये ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो चुनाव आयोग बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के, यदि वो ऐसा समझता है, तो उन्हें वहां से हटा देगा। क्या अभी एक अखबारों में आपने नहीं पढ़ा कि वेस्ट बंगाल के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, उनको किस तरीके से चुनाव आयोग ने बदला? इस तरह की खबरें आपको पढ़ने को मिलेंगी। यदि किसी अधिकारी के निर्णयों की शिकायत चुनाव आयोग को मिलती है और चुनाव आयोग को लगता है कि नहीं, यह अधिकारी निष्पक्ष तरीके से अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रहा है, तो चुनाव आयोग उसे हटा देगा। चुनाव आयोग की आप ताकत सोचिए कि कितना है। जैसा कि मैंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी और कलेक्टर, तो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, याद रखिए, उन्हें राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहा जाता है, सीईओ, चीफ इलेक्शन ऑफिसर। जो जिले के स्तर पर जो होते हैं, जो पूरे के जिले के कारोबार को देखेंगे, चुनावी संबंधी कारोबार को, उसे कहते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। और फिर एक पूरे संसदीय क्षेत्र को देखने वाला होगा, क्योंकि एक जिले में हो सकता है कि 2-3 संसदीय क्षेत्र हो, और जो पूरे संसदीय क्षेत्र को देखने वाला होगा उसे कहा जाता है रिटर्निंग ऑफिसर, RO। दोस्तों, ये इसका मेन सिस्टम है। सवाल ये उठता है कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बता सकते हैं आप? इस पर विचार कीजिए। अभी तक तो मैं कुछ बातें बताता चला गया हूं, आपको अपनी उस ज्ञान का केवल इस्तेमाल करना होगा। जरा सा भी आप उस ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे
तो आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे देंगे। और दोस्तों, जो बातें मैं आपको यहाँ अभी बता रहा हूँ, आप पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़ भी चुके होंगे तो ये बातें आपको इस रूप में उन किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेंगी। और उसमें किताबों का दोष नहीं है, किताबें इतने डिटेल्स में लिखने के लिए, बताने के लिए होती ही नहीं है। उसके लिए तो हम जैसे लोग होते हैं जो अपने को टीचर कहते हैं, राइट। इस पर आप लोग विचार कीजिए, आपको मजा आएगा। थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। हो सकता है कि आपको लगे कि मैं तो आपको कोई तथ्य बता ही नहीं रहा हूं कि चुनाव में जो लड़ता है उसकी योग्यताएं क्या है। इन सब के बारे में बताने की मुझे जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि वो तो किताबों में है, आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं। तो मैं रिपीट करूंगा तो मैं आपकी क्षमता को कहां बढ़ा रहा हूं। मेरी कोशिश है कि मैं आपके अंदर वे तीसरी दृष्टि पैदा कर सकूं जो आपको एम्पावर्ड कर सके। तो दोस्तों, आज इस विषय पर बस इतना ही। और इसी के साथ दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।